हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमने 2 क्लास अभी तक किया है। तो ये हमारा 3rd क्लास है, बेसिक अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन जो कॉन्सेप्ट है। तो आज हमने आज तक जितना शब्द सीखे हैं उनसे आगे चलेंगे। तो चलिए, आज हमारा जो पहला शब्द है तो उसी को लेकर थोड़ा बातचीत करते हैं। तो मैं इस क्लास स्टार्ट करने के पहले कुछ बात बोलना चाहूँगा कि पहले तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अपना दिमाग शांत होना चाहिए। अपना दिमाग शांत कीजिए। अगर अभी शांत नहीं है तो अभी ये क्लास छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको पहले ये अपना दिमाग शांत रखना होगा, तभी ये क्लास समझ में आएगा। तो ये मेरा ओपिनियन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छा क्लास। तो ये रखता है 10 नंबर शब्द है। तो ये जो शब्द है इसका नाम है एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर। सर, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मतलब होता है खर्चा। इसका हिंदी मतलब है खर्चा। इसका हिंदी मतलब है खर्चा। तो खर्चा मतलब पैसा चले जाना। कहाँ से? सर, बिजनेस से। तो एक्सपेंडिचर मतलब पैसा चला जाना। पैसा चला जाना, ठीक है सर। तो एक्सपेंडिचर का मतलब बिजनेस से पैसा चला जाना। तो सर पता चलेगा कि यह खर्चा है, क्योंकि जब हमारे जेब से पैसा चला जाता है तभी जब जेब से पैसा चला जाता है तभी वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। मतलब पैसा बिजनेस से बाहर जाना, पैसा चले जाना, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं। तो अकाउंटेंसी में एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चा को अकाउंट्स ने दोनों तरह से भाग किया है, दोनों तरफ। तो चलिए पहले देखते हैं कौन सा भाग है। तो एक्सपेंडिचर के मामले में दोनों क्लासिफिकेशन अकाउंट्स ने किया। एक का नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरे का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक का नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो 10 नंबर के अंदर इसको आप ऐसे कीजिए। तो क्या है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, ठीक है। तो क्या है ये एक्सपेंडिचर? अकाउंट्स ने इसके बारे में कुछ डेफिनेशन वगैरह अपडेट किया है। तो चलिए क्या है वो अपडेट। तो एक्सपेंडिचर के मतलब तो आपको पता चल गया, बिजनेस से पैसा बाहर जाना। तो इस केस में जो खर्चा होगा उसी को सिर्फ रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो चलिए, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सो इट इज़ एन एक्सपेंडिचर। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ इधर, आप भी लिखिए ऐसे। इट इज़ एन एक्सपेंडिचर। इट इज़ एन एक्सपेंडिचर incurred the benefit of which is consumed within current accounting year. Within current accounting year. Within current accounting year. Accounting year ना लिखिए, पीरियड लिखिए, ठीक है। पीरियड। So it is an expenditure incurred the benefit of which is consumed within current accounting period. There is no matter
मैटर टू पेमेंट मेड और नॉट। तो ये एक तरह की एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट तो हम करंट अकाउंटिंग ईयर मतलब कि करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही ले लिया है। अब हमारा करंट अकाउंट हमेशा अकाउंटेंसी हमेशा एक साल के लिए होता है। तो एक साल का मतलब जिस साल आप बैठ के ये अकाउंटेंसी का टर्म का नॉलेज ले रहे हो उसी साल ये है 2021 साल। तो 2021 साल है हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो इस अकाउंटिंग पीरियड में अगर कुछ चीज़ से आपने बेनिफिट ले लिया लेकिन उसका पैसा अभी आपने पेमेंट किया या पेमेंट कर दिया या अभी तक नहीं पेमेंट किया तो वो उसका मैटर नहीं है। जिस चीज़ का बेनिफिट सुविधा जब वो आप इस अकाउंटिंग पीरियड में ही ले लिया ऐसा एक्सपेंसेस को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलिए थोड़ा एग्जांपल जान लेते हैं इसका तो आपको समझ में ज़्यादा जल्दी आएगा। एग्जांपल जैसे रेंट पेड होता है ना कि हम घर पे अगर कोई रेंट का घर हम ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं हम पूरा महीना पहले रुकते हैं उसके बाद अगला महीने आने के बाद तब हम पैसा पेमेंट करते हैं। लेकिन बेनिफिट जो है वो घर का जो बेनिफिट है रहने के लिए जो घर है उस घर पे हम स्टे करते हैं पेमेंट करने के पहले। तो पेमेंट अभी किया जाएगा या बाद में किया जाएगा वो मैटर नहीं है। आपका जो बेनिफिट है वो आप कब ले रहा है वही मैटर है। तो आप इधर तो पहला एग्जांपल आ गया रेंट पेड। दूसरा सैलरी पेड। सैलरी पेड मतलब सैलरी आप जब आप अपना जो एम्प्लॉय है आप अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में तो कर्मचारी तो होना ही चाहिए काम करने के लिए तो उसको तो सैलरी देना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं पहले हम उनसे काम करवा लेते हैं। काम करवाने के बाद हम उसको पेमेंट करते हैं। तो जो कैश हम उसको देते हैं उसका नाम बोलते हैं सैलरी। ठीक है। वैसे ओएजएस पेमेंट अगर हमारा बिजनेस में लेबर है लेबर पूरा महीना भर में लेबर और एम्प्लॉय का जो कॉन्सेप्ट वो सेम है। एम्प्लॉय भी पूरा महीना भर काम करता है और अगला महीने में जाके अगले महीने का पहले हफ्ते में उनको पैसा मिल जाता है। और इन्हें भी ओएजएस पेड भी लेबर पूरा महीना भर काम करता है अगला महीने का पहले हफ्ते में उसको पैसा मिल जाता है। ठीक है। सो रेंट पेड ओएजएस पेड सैलरी पेड और भी है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। इलेक्ट्रिसिटी पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद उसका पैसा हम पेमेंट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। टेलीफोन बिल पेड। बिल ही ठीक है टेलीफोन बिल। तो ये सारे का सारे जो एक्सपेंसेस है इसका जो बेनिफिट है वो तो हमने ले लिया है लेकिन इसका जो इसका बेनिफिट तो हमने ले लिया लेकिन इसका जो पेमेंट है वो कब करेंगे अभी करेंगे पहले करेंगे वो मतलब नहीं है। अगर आप किसी एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी पेमेंट करना चाहते हो कि वो ये कौन सा महीना है ये अगस्त है तो अगस्त में रुक के अगर आप शायद अगस्त है तो नेक्स्ट मंथ है सितंबर है तो अगर आप अपना एम्प्लॉय को सितंबर का पैसा अभी के अभी दे देना चाहते हो अगस्त महीने में तो आपने एडवांस सैलरी पे किया तो ये भी कोई मैटर नहीं है। मैटर है कि आप अगर अपना एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय का जो काम होता है जो उनसे जो हमको जो बेनिफिट मिलता है उसका काम से अगर वो काम इसी ईयर में इसी अकाउंटिंग ईयर में करता है तो उसी चीज़ से हमारा मतलब है। तो मैटर क्या करता है हम जिसके लिए पैसा बिजनेस से बाहर भेज रहा है उसी चीज़ का जो बेनिफिट है वो हमको इसी साल लेना है। ऐसी एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं ऐसी एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो चलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट इतना ही है। बाद में इसी चीज़ को फिर से रिवाइज करने का और भी इससे जुड़ा हुआ कुछ छोटा मोटा चीज़ है उसी को लेके भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अभी आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो चलिए तो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इधर बोल रहा है इट इज एन एक्सपेंडिचर
incurred the benefit of will be incurred the benefit will be consumed in future जो चीज़ का इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इनकम द बेनिफिट विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर. It is also called asset. It is an expenditure incurred the benefit will be consumed in future. ये एक तरह की एक्सपेंडिचर ही है जिसका बेनिफिट हमको मिलेगा फ्यूचर में. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसेट. जो अगर कोई चीज़ आप खरीदते हो, अगर कोई एसेट होता है, एसेट मतलब सर, एसेट मतलब प्रॉपर्टी. अगर कोई आम इंसान के नाम पे बहुत सारा लैंड बिल्डिंग है, उसके नाम पे है, उसके नाम पे सरकारी कागज़ है उस नाम के, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी. अगर कोई बिजनेस के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है साधारण इंसान बोलता है, लेकिन अकाउंटेंसी पीपल, कॉमर्शियल पीपल इज टू से दिस एसेट. एसेट मीन्स संपत्ति जो होता है वो अगर बिजनेस का अगर होता है, बिजनेस तो कोई इंसान नहीं है ना, बिजनेस का अगर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह होता है तो उसी को हम बोलते हैं एसेट. ठीक है. तो अगर बिजनेस का कुछ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, कार ऐसे चीज़ है तो उसको हम बोलते हैं एसेट. तो इनका क्या है, इनका पैसा हमको पहले देना पड़ता है. हियर द पेमेंट made at first. Here the payment made at first. तो इधर आपको पहले पैसा देना होगा, उसके बाद आपको जो चीज़ आपको मिलेगा उसका बेनिफिट जो है वो आपको बाद में मिलेगा. सो क्या चीज़ है, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर. जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा इन फ्यूचर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसेट. इसको हम एसेट भी बोलते हैं क्योंकि एसेट का जो बेनिफिट है वो हमको फ्यूचर में मिलता है. तो अगर आपके घर में जो बिल्डिंग है, आप जिस घर पे हो अभी, आप जिस घर पे हो, तो वो घर किसने बनाया? आपने तो नहीं बनाया. आपका पापा होगा, ग्रैंडफादर होगा, कोई ना कोई तो किया होगा वो घर. तो क्या वो घर कुछ ही महीनों के लिए है? क्या नहीं है. बरसों साल तक उस घर पे सब लोग जिएंगे, रहेंगे. ठीक है. आप लोग भी उसी घर पे हो अभी. तो वो घर बनाया गया रहने के लिए. कब तक? बहुत ही दूर तक, बहुत ही लंबा साल तक. तो वो घर आपके लिए क्या है? एसेट है. क्योंकि उसका जो पैसा है वो तो खर्च हो चुका है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आप लोग लेते हुए जा रहे हो. जो हमारे इधर जो सरकारी भवन है, जो सरकारी जो कार्यालय है, तो इन लोग अगर आप अपना जो प्रॉपर सिटी में जाओगे ना, तब आपको देखने को मिलेगा कि इतना ऊंचा बिल्डिंग है. तो वो आज के बनाए हुए नहीं है. वो करीब 100 साल पहले जब अंग्रेज़ हमारे देश में हुआ करता था, उसी इतना साल पुराना है वो. तो वो चीज़ तब बनाया गया था. क्यों? क्योंकि ये 100 साल तक चले, जितना साल तक चले, जिसका बेनिफिट इन फ्यूचर में मिलेगा. तो अगर इसी चीज़ के लिए अगर आपके घर पे बाइक है, कार है, तो जब ये कार खरीदा गया था तब इसी चीज़ सोच के नहीं गया था कि हम इस कार से कुछ ही दिन बेनिफिट लेंगे तब ये कार ख़त्म हो जाएगा. आप वो कार खरीदते थे कि इससे बेनिफिट लेते रहे अगले 5 साल, 5, 10, 15 साल तक. इसीलिए ना फर्नीचर, आपके घर पे जो बेड्स, अलमीरा, चेयर टेबल जो होता है वो आप किस लिए
आपके घर पे है, उससे उसका जो बेनिफिट है वो अभी आप ले रहे हो साल भर में। तो ये एक दिन 2 दिन का बात नहीं है, क्या एक महीने का बात, 1 साल का बात नहीं है। एक बार अगर वो चीज़ में आपने पैसा डाल दिया ना उस चीज़ को तैयार करने में, तो उसी चीज़ का बेनिफिट जब वो आप सालों भर लेते हुए आ रहे हो, तो इनको हम एसेट बोलते हैं, याद रखना। जैसे एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इतना ही अभी के लिए ठीक है। तो चलिए पहले ये लिख लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। तो ये हो गया हमारा नंबर 10। तो अभी हमारे पास आ गए एक नया शब्द जिसका नाम है एसेट। तो 10 नंबर के बाद जो 11 नंबर जो शब्द है उसका नाम है एसेट। तो चलिए, तो मैं अभी ये हटा लेता हूँ। इलेवन नंबर जो शब्द हमारा एसेट, फॉर जनरल पीपल इसका नाम क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर्टी। ठीक है, एसेट किसके लिए है, बिजनेस के लिए। बिजनेस का प्रॉपर्टी को हम एसेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए एसेट। तो एसेट मतलब तुमको पता चल गया, लेकिन एसेट को कितना पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एसेट्स को अकाउंट्स ने तीनों पार्ट में, 3 नहीं अभी समझिए 2-3 है, लेकिन जो थर्ड वाला पार्ट है वो अभी आपको समझाएंगे नहीं, तो बाद में समझाएंगे। तो एक नंबर है फिक्स्ड एसेट, एक नंबर है सॉरी नॉन करंट एसेट, नंबर 2 है करेंट एसेट। एक नंबर है नॉन करंट एसेट, 2 नंबर है करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। तो चलिए, क्या है नॉन करंट एसेट, क्या है करंट एसेट। तो इसके अंदर एक ऐसे ही बैरिकेड ला के चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है नॉन करंट एसेट। तो पहले अकाउंट्स ने जिस भाषा में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है उसी को पहले समझ लेता है, उसके बाद मैं अपने खुद के लैंग्वेज से समझा दूंगा आपको, टेंशन की कोई बात नहीं। दोज एसेट्स which are held by the business, those assets which are held by the business from a long term point of view, those assets which are held by the business from a long term point of view। अगर कोई एसेट those assets which are held by the business from a long term point of view, अगर कोई लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ एसेट्स को खरीदा जाए उसको हम बोलते हैं नॉन करेंट एसेट। मतलब कि फॉर मोर देन 1 year, मतलब those assets which are held by the business from a long term point of view। long term point of view मतलब long term मतलब कितना दिन, कितना महीना, 1 year, 1 साल से मोर देन 1 साल, 1 साल से आपको ज़्यादा दिन होना ही होगा।
दोज एसेट, जो एसेट आप खरीदते हो 1 साल से ज़्यादा दिन आप इस्तेमाल यूज़ करने के लिए, उसी एसेट को हम बोलते हैं नॉन करेंट एसेट। तो चलिए थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, इधर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी अपने बात किया मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, ठीक है, इतना तक ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम नॉन करंट एसेट। तो अभी हम समझेंगे करंट एसेट। तो करंट एसेट के मतलब क्या है? दोज एसेट्स which are held by the business with the purpose of converting them into cash for using them within a short period. मतलब कि एक कितना दिन का है? विदिन 1 ईयर, 1 साल के लिए, इतना ही है। तो एग्जांपल लेते हैं, चलिए। तो क्या है, पहला एग्जांपल लेते हैं। तो इधर पहले तो समझा लेते हैं क्या है इसका डेफिनेशन। उसने क्या डेफिनेशन इसका दिया है? दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द बिजनेस with the purpose of converting them into cash। कुछ ऐसा एसेट है जिसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा एसेट है। यूजिंग देम विदिन ए शॉर्ट पीरियड, इधर 1 साल से ज़्यादा दिन लेते हुए एसेट को बोलता है नॉन करंट एसेट। और इधर नॉन करंट का उल्टा क्या है? करंट एसेट। तो उल्टे में क्या आपको समझना है? 1 साल से कम दिन, विद इन 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर, एक ही ईयर में अंदर, एक ही ईयर के अंदर जो एसेट आप खरीदते हो, एक ही ईयर में वो जिस एसेट को आप यूज़ करना चाहते हो उसी को कहते हैं करंट एसेट। तो मैं इधर एक नाम आपको अब इधर लिखना चाहता हूँ। देखिए, पहले समझिए। स्टॉक तो आपको पता है ना, स्टॉक कहाँ पर होता है? सर, स्टॉक होता है दुकान में, सर स्टॉक होता है गोडाउन में। और वो स्टॉक तो साल भर में, वो पूरा साल स्टोर करने के लिए वो स्टॉक का प्रोडक्शन तो नहीं होता ना सर। वो स्टॉक होता है, वो स्टॉक दुकान पे स्टोर होता है। दुकान पे अगर आप किसी बुक्स की शॉप में चले गए हो, अगर आपने 11 क्लास का अकाउंटेंसी बुक्स खरीदने के लिए दुकान पे चले गए हो, अगर उधर जाने के बाद आपको पता चला कि बुक्स का जो स्टॉक है वो ख़त्म है, अगर कोई इंसान अपने बुक्स की स्टॉल में 11 का बुक का स्टॉक रखेगा, क्या वो अगले साल के लिए रखेगा? नहीं, वो स्टॉक अभी इस दुकान पर रखेगा, क्योंकि इस साल का जो 11 का स्टूडेंट है वो लोग वो किताब खरीदेंगे। एक साल गुजरने के बाद वो उस किताब का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि उस साल में वो किताब नया प्रिंट होके आएगा। कुछ छोटा चीज़ वगैरह, अगर सिलेबस चेंज हो गया तो बात ही समझो कुछ और है। तो 1 साल के, तो स्टॉक क्या है? स्टॉक है दुकान में। कोई अगर चीज़, कोई गुड्स दुकानदार अगर कुछ बेचना चाहता है, तो बुक्स की बात तो छोड़िए, तो अगर हम कुछ और चीज़ लेते हैं, अगर आइसक्रीम की दुकान पे आइसक्रीम, क्या वो 1 साल अपने दुकान पे स्टोर करने के लिए रखेगा? क्या इसी साल में क्या इसी दिन अगर वो स्टॉक करके रखता है तो मिनिमम वो 1 महीना 2 महीना के लिए स्टॉक कर सकता है, उसके बाद नहीं। ठीक है, आइसक्रीम वगैरह हो गया। तो और भी अगर कुछ चीज़ समझे, तो कोई भी चीज़ अगर आप कहीं भी किसी भी दुकान पे चले जाओ, उस दुकान में जितना स्टॉक होता है वो इसी साल में बेचने के लिए। तो स्टॉक क्या है? स्टॉक को हम बहुत जल्दी, स्टॉक दुकान पे क्यों स्टोर किया हुआ होता है? क्योंकि स्टॉक को बहुत जल्दी कैश पे ट्रांसफर कर सकते हैं हम, कन्वर्ट कर सकते हैं हम
क्योंकि स्टॉक दुकान पे स्टोर किया हुआ रहता है कैश में ट्रांसफर करने के लिए। दुकानदार अपने दुकान पे जो स्टॉक सजा सजा के रखता है ना, वो तो दुकानदार के दुकान में जो भी स्टॉक है वो स्टॉक दुकानदार इसी साल में बेचना चाहता है, और बेचने के लिए उसको वो बेचने का मोटिव एक ही है, उसको सेल करके वो पैसा कमाना चाहेंगे, प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, और क्या। तो स्टॉक एक हो गया, एक इसका एग्जांपल। एक और नाम आप हम लेते हैं, आपको इसके साथ पहले मुलाकात हो चुका है, डेटर्स। डेटर्स पता है ना कौन है डेटर्स? जो बाकी में गुड्स खरीद के लेके जाता है हमसे, जो बाकी में गुड्स खरीद के। एक राम का नाम लिया था ना, झूठी इंसान राम, तो वही है डेटर्स। तो डेटर्स को क्या करना है? पैसा इन फ्यूचर देना है। इन फ्यूचर मतलब तो ये बात नहीं कि अगर कोई आएगा वो हमसे गुड्स बाकी में खरीद के चला जाएगा और बोलेगा कि भाई आपको पैसा मैं अगला साल दूंगा। सपोज ये अगस्त है, जब मैं क्लास ले रहा हूँ, वो आज 30 अगस्त है। सपोज ये क्लास आएगा 1 सितंबर में, तो 1 सितंबर में अगर कुछ चीज़ मैं सोल्व करूँगा तो डेटर्स ने बोला भैया आपसे मैं 2021 का सितंबर में ये गुड्स खरीद लिया और इसका पैसा मैं 2022 के सितंबर में मैं दूंगा। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर सालों भर तुम हमसे गुड्स खरीद के लेके जाते हो और उसका पैसा का तुम अगला साल पेमेंट करोगे, तो ये तो नहीं हो सकता ना। हम करीब आपको 1 महीना 2 महीने के लिए छाड़ दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर वो 1 साल के लिए तुमसे उधार लेके चला गया तो तुम क्या बिजनेस करोगे? तुम मतलब हम क्या बिजनेस करेंगे? अगर वो 1 साल के लिए गुड्स लेके चला जाता है, उसका पैसा हमको वापस नहीं करता है, तो 1 साल में एक साल के लिए बाकी जितना दिन है हम कैसे बिजनेस करेंगे? हमारा पैसा कहाँ से आएगा? वही कंसेप्ट है। तो एक है स्टॉक, एक है डेटर्स, दूसरा नाम लेते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल जिसके नाम से आता है हमारा, जिसके नाम से हमको पैसा मिलता है, जिस कागज़ के नाम से। जो राम एक झूठी इंसान था, उसको हमने एक कागज़ दे दिया था कि अगर इस कागज़ में आपका प्रूफ है, आप अभी अपना जो झूठी मन है ना उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इस कागज़ का इसका प्रूफ है, ठीक है। तो इसी कागज़ के अगेंस्ट में भी हमको पैसा मिलेगा, तो ये भी कि एसेट है। डेटर्स कौन है? जो फ्यूचर में हमको पैसा देगा। तो फ्यूचर में जिससे हमको बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर मतलब 1 साल से ज़्यादा नहीं, 1 साल के अंदर। फ्यूचर मतलब 1 साल के अंदर, इसी साल में ही होना है। तो 1 साल के अंदर जिससे हमको पैसा मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा, उसको हम बोलेंगे करंट एसेट। तो इसके बाद आता है कैश और बैंक, ये दोनों भी है हमारा करंट एसेट का एग्जाम्पल। तो चलिए पहले ये कंसेप्ट लिख लीजिए, पहले ये कंसेप्ट लिख लीजिए। 11 नंबर हो गया, तो वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अच्छा, तो दोस्तों अभी हमारा 12 नंबर वाला जो शब्द है उसका नाम है फिक्स्ड एसेट। तो अभी हमको समझ आया कि एसेट हमारे पास 2 तरह की होता है, एक नॉन करंट एसेट, एक करंट एसेट। तो अभी ये आ गया एक और नाम जिसका नाम है फिक्स्ड एसेट। अच्छा, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट कौन सा है? जो 1 साल के ज़्यादा दिन तक चलेगा, वो नॉन करंट एसेट। जो 1 साल के अंदर जिस एसेट को हम कैश पे ट्रांसफर कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं करंट एसेट। तो ये आ गया फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट नाम से आपको पता चलता है कि फिक्स्ड एसेट का मतलब फिक्स्ड है, जो एसेट फिक्स्ड है। तो इट इज ए पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। इट इज ए पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। ये क्या है? ये एक पार्ट है। किसका पार्ट है? नॉन करंट एसेट का एक पार्ट है, ठीक है। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फिक्स्ड एसेट को भी
अकाउंट्स ने दोनों पार्ट में डिवाइड किया। एक का नाम है टेंजिबल एसेट और दूसरे का नाम है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट पहले जैसा फिर से कीजिए, दोनों पार्ट का भाग। तो टेंजिबल एसेट के अंदर तो 12 में यह है रोमन 1, यह है रोमन 2, या आप ए और बी भी लिख सकते हो, आपके मर्जी के ऊपर है। तो एक टेंजिबल एसेट है, दूसरा इंटेंजिबल एसेट है। तो टेंजिबल के मतलब क्या है? सो दोज फिक्स्ड एसेट, देखो ये तो फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट का एक पार्ट है टेंजिबल एसेट। तो हम ऐसे लिखेंगे दोज फिक्स्ड एसेट, those fixed assets which have those fixed assets which have their physical existence, those fixed assets which have their physical existence, मतलब जो एसेट को, जो जिस तरह की फिक्स्ड एसेट को हम देख सकते हैं, दोज फिक्स्ड एसेट्स व्हिच हैव देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसी को कहते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो दोज फिक्स्ड एसेट्स व्हिच हैव देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट मीन्स they can be seen or touched, जिसको आप देख सकते हो, छू भी सकते हो। एग्जाम्पल ले लेता है, एग्जाम्पल जैसे है मशीनरी, मशीन को हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं। कार, ये भी फर्नीचर, तो ये सारे हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। फिक्स्ड एसेट तो है ही, क्योंकि फिक्स्ड एसेट क्या है? नॉन करंट एसेट का एक पार्ट है। तो नॉन करंट एसेट का डेफिनेशन क्या है? जो एसेट को हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एसेट हम खरीदे 1 साल की ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करने के लिए, तो हो गया टेंजिबल एसेट। अभी आता है इंटेंजिबल एसेट। सो अभी ऐसे लिखेंगे, दोज फिक्स्ड एसेट्स which do not have their physical existence, those fixed assets which do not have their physical existence, they cannot be seen or touched, they cannot be seen or touched। तो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के मतलब वो सारे फिक्स्ड एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब कि जो देख भी नहीं सकते हो आप, छू भी नहीं सकते हो। तो एग्जांपल लाइए, चलिए एग्जांपल जानते हैं। एक तो होता है गुडविल, एक होता है ट्रेडमार्क। सर ये गुडविल क्या होता है बताएंगे ना? पहले लिखो ट्रेडमार्क, पेटेंट, अच्छा और क्या होता है सर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तो आप देख नहीं सकते हो ना, इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते हो, छू भी नहीं सकते हो क्या है सॉफ्टवेयर वो चीज़, ठीक है। तो
इधर हमारा पहला शब्द आता है गुडविल। सो गुडविल क्या चीज़ है? गुडविल एक आपका स्ट्रगल का दिन, सॉरी ऐसे मत मैं बोलना नहीं चाहूँगा। गुडविल मतलब एक जिसका एक नाम, अच्छा नाम, अच्छा नाम। जैसे आप एक स्टूडेंट हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपका एक अच्छा आपके एरिया में, लोकेलिटी में, आपका स्कूल में, कॉलेज में, आप कहीं भी पढ़ते हो, आपका एक अच्छा नाम है। सब लोग आपको, टीचर्स लोग आपको जानते हैं कि ये बच्चा जो है ये अच्छा बच्चा, अच्छे में से है, ये अच्छे बच्चे में से है, ये बुरा बच्चे नहीं है। वैसे इस दुनिया में बुरा इंसान कोई भी नहीं है, पर ठीक है, तो ये अच्छे इंसान है, ये बाकी बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते हुए नहीं दिखते, ये अपने पढ़ाई में रहता है और बहुत ही शांत स्वभाव की है। तो आपका ये क्या है? ये आपका नाम है कि आप अगर स्कूल में जाके आपका नाम लिया जाए टीचर्स लोगों के सामने, तो टीचर्स लोगों के सामने एक अच्छा इंसान नज़र पे आएगा, एक अच्छा भोले भाला शांत बच्चा नज़र पे आएगा। ठीक है। 13 नंबर वाला वर्ड जिसका नाम है कैपिटल। कैपिटल कैपिटल सर कैपिटल क्या है? तो चलिए कैपिटल का जो अकाउंट्स ने इसका जो डेफिनेशन हमारे पास भेजा है, तो पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब है द अमाउंट invested by the owner, the amount invested by the owner into business is called capital. The amount invested by the owner into business is called capital. अभी के लिए आप इतना ही समझें, इस चीज़ को लेके बाद में बहुत सारा बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझें। तो व्हाट इज कैपिटल? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, किसके जेब से? मालिक के जेब से, जो ओनर है, बिजनेस का जो ओनर है, जो बिजनेस का ओनर है, उसी के जेब से जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल नाम दिया हमारा अकाउंट्स ने। अगर रतन टाटा जी अगर बिजनेस पे कुछ पैसा, उसका जो टाटा इंडस्ट्री जो है, उस इंडस्ट्री में अगर वो कुछ पैसा डालता है, तो उसी जो पैसा को हम बोलेंगे कैपिटल। ठीक है। तो चलिए इतना आप लिख लीजिए। कैपिटल बहुत सारा होता है, कितना बहुत तरीके का कैपिटल होता है, तो हम बाद में इसी चीज़ को लेकर डिटेल्स में बात करेंगे। तो 13 नंबर होने के बाद अभी आया 14। तो क्या है 14? तो 14 नंबर वाला जो शब्द है उसका नाम है लायबिलिटी। इसका नाम है लायबिलिटी। सर ये तो पहले ये नाम कभी तो सुना ही नहीं। लायबिलिटी के मतलब है दाय। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं बोलेंगे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नाम, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी, देखिए कितना एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना सिमिलर है ये नाम। तो लायबिलिटी है वो दाय है आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल पीपल कहता है, अकाउंट्स ने इसका नाम दे दिया लायबिलिटी, जो आपके ऊपर जिसका दाय है। तो क्या बोले इसका प्रॉपर हिंदी में मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या है वो चीज़। तो लायबिलिटी एक है, समझिए बिजनेस में मालिक ने पैसा डाल दिया, बिजनेस पे मालिक ने पैसा डाल दिया, फिर बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद उसको प्रॉफिट मिला। सपोज एक बिजनेस है, उसका नाम है टाटा ने बिजनेस किया, मालिक ने बिजनेस में
पैसा डाला, पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद उसको प्रॉफिट मिला। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट अर्न करके मालिक को देना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि मालिक को हम हमारा प्रॉफिट दे सके, ठीक है। तो इसी चीज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही कहते हैं लायबिलिटी। तो चलिए थोड़ा अकाउंट्स के भाषा में पहले कुछ समझे, उसके बाद हम डिटेल्स में बात करेंगे इसमें। द अमाउंट invested by the person other than the amount invested by the person other than owner into the business is called liability. The amount invested by the person other than owner, ओनर को छोड़ के जो लोग बिजनेस में पैसा डालते हैं उसी को बोलते हैं लायबिलिटी। It is the claim of outsiders into the business, liabilities are always payable on due date, जैसे समझिए कि रतन टाटा जी टाटा इंडस्ट्री में अपना बिजनेस चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए। कितना पैसा? वो बड़ा बिजनेस है तो थोड़ा उसके लिए जो पैसा चाहिए, मतलब कि बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, वो है 100 करोड़। तो रतन टाटा जी ने रतन टाटा जी ने 40 करोड़ अपने जेब से दिया है, 40 करोड़। तो इसको तो हम बोलेंगे कैपिटल। लेकिन रतन टाटा जी को अभी भी 60 करोड़ चाहिए बिजनेस करने के लिए, बिजनेस को चालू करने के लिए फिर भी 60 करोड़ चाहिए। तो अभी ये 60 करोड़ वो कहाँ से लाए? आप बोलिए कहाँ से लाए? सर बैंक से लाए। हाँ, बैंक से भी हो सकता है, बैंक से। तो अगर रतन टाटा जी बैंक के पास चले जाए तो बैंक हमको क्या पैसा दे देंगे? ऐसे नहीं देंगे। तो बैंक इसी पैसे का रिटर्न मांगेंगे। रिटर्न मतलब सर, अगर बैंक हमको कुछ पैसा दे कि हाँ रतन टाटा जी, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप हमारे पास आए हो, अपने बिजनेस चलाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरी है, तो अभी हम आपको कितने पैसे की ज़रूरी है? रतन टाटा जी ने बोला 60 करोड़ की। 60 करोड़ की पैसा आपको मिल जाएगा, 60 करोड़ की पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन हमको बदले में क्या मिलेगा? आपको बिजनेस करने के लिए जो प्रॉफिट हम दे रहे हैं ना, हमको अगेंस्ट में क्या मिलेगा? तो रतन टाटा जी ने बोला अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट करता है तो उसी प्रॉफिट का हकदार आप भी है। अगर आपके बिजनेस ने प्रॉफिट किया है, अगर मैं खुद रतन टाटा जी हूँ, मैं गया बिजनेस पे, तो मैं बोलूँगा उधर जाके कि 60 करोड़ आपने बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट किया, अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न किया ना, तो इस 60 करोड़ में जितना आपका प्रॉफिट है उतना आपको प्रॉफिट दे देंगे। वैसे कैसे आप रेशियो करोगे? क्योंकि जितना हमारा प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट में से
सारा खर्चा, जो हमारे बिजनेस का सारा खर्चा है, मतलब एक्सपेंडिचर है, उसी को निकल के जो हमारे पास होगा, जो हमारे बिजनेस के पास होगा जो पैसा, उसी को हम बोलेंगे प्रॉफिट। तो इसी प्रॉफिट में 440:60 मतलब कि 4:6, चार, इसका 4 भाग आएगा, मेरे पास 6 भाग जाएगा आपके पास। अच्छा, इतना बात है, मतलब कि आप अपना बिजनेस का प्रॉफिट का 60% पैसा बैंक को दे दोगे। हाँ, अब तक के लिए इतना ही समझे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरी नहीं है। तो बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि 60% जो प्रॉफिट है उसका 60% बैंक को देना है। तो अगर बैंक को पैसा देना है तो आपको प्रॉफिट तो करना ही है। तो बिजनेस से बाहर वाला कोई, बिजनेस में पैसा अगर इन्वेस्ट किया है, क्या लिखा हमने, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पर्सन अदर देन ओनर, जो ओनर को छोड़ के अगर कोई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया उसको कहता है लायबिलिटी। इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर, क्योंकि जो बिजनेस का अंदर है वो कौन है, वो मालिक है। मालिक को छोड़ के अगर कोई भी इंसान हो, वो कौन है, वो आउटसाइडर है। तो ये आउटसाइडर का दावी है, क्लेम है। लायबिलिटी आर ऑलवेज पेबल ऑन ड्यू डेट, लायबिलिटी को पेबल एक ड्यू डेट पे पे किया जाता है, पे करना ही होगा आपको। तो ये आपका लायबिलिटी है कि उसी डेट में, अगर जो दिन आएगा उसी डेट में आपको पैसा देना होगा, यही बात है। समझ आया? तो चलिए, ये भी हो गया। चलिए ठीक है, तो आ गया कॉन्सेप्ट लायबिलिटी का। समझ आया सर? तो चलिए अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट शब्द की तरफ। अच्छा, तो लायबिलिटी को डिवाइड किया जा सकता है दोनों पार्ट में। लायबिलिटी को डिवाइड किया जा सकता है दोनों पार्ट में। एसेट को डिवाइड किया जा सकता है दोनों पार्ट में। क्या? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। इधर लायबिलिटी को भी हम ऐसे ही भाग कर सकते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। तो 15 नंबर दे दीजिए, इधर 16 नंबर दे दीजिए। अच्छा सॉरी 14 के अंदर ये रोमान 1 दे दीजिए, या ए नंबर दे दीजिए, इधर बी नंबर दे दीजिए, या रोमान 2 दे दीजिए। ठीक है? तो नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, अभी आपके दिमाग में इतना प्रेशर मुझे डालना नहीं है, तो सारी चीज़ को मैं बहुत ही आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश मैं कर सकता हूँ। ठीक है? तो जितना आसान भाषा में आपको समझाएंगे उतना ही जल्दी आपको समझ आएगा। तो आ गया नॉन करंट लायबिलिटी। तो चलिए इन डिटेल्स में तो मुझे ऊपर वाला जो स्पेस है वो चाहिए। तो पहले थोड़ा ये लिख लीजिए, थोड़ा वीडियो को पॉज करके। तो अभी हम जाके पूरा बॉडी मुझे चाहिए ये दोनों चीज़ समझाने के लिए।